हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और जिसका कंक्लूजन ये निकला था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और हम लोग को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है तो उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा और कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे सिंपल जो रूल यूज होता है वो राइट हैंड थंब रूल यूज होता है। तो आइए देखते हैं राइट हैंड थंब रूल। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अगर हम अपने राइट हैंड में इस वायर को होल्ड करें जिस तरीके से फिगर में दिया हुआ है, तो हमारे जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में शो कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा जो करंट की डायरेक्शन अगर हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की रेंज होंगी, सपोज करिए ये एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें क्या है, जो करंट आई फ्लो हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सर्कुलर बनेगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल। इस रूल के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट्स। इन लोगों ने एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया जिसके थ्रू हम लोग किसी करंट कैरिंग वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये लॉ क्या कहता है। तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर में आई की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये वायर जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस का है। ठीक है, इस वायर की डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस का वायर है। अब इस वायर के एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट पे जिसकी डिस्टेंस क्या थी, डीएल डिस्टेंस थी, और इस डीएल डिस्टेंस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट हमने पी कंसीडर किया और जहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस वायर से जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा का एंगल सबटेंड कर रहा है। अब इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर हम इस वायर की करंट को इंक्रीज करेंगे तो करंट को इंक्रीज करने से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है dB, ये जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है dl का, जो स्मॉल एलिमेंट, इसके भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। इसको हमने एक फर्स्ट लिख लिया, इसको हमने सेकंड लिख लिया। इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जो साइन एंगल सबटेंड होता है, थीटा का जो साइन, तो dB क्या होगा, साइन थीटा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो इसको हमने 3 लिख लिया। और इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट मींस दैट इज dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसको हमने 4 लिख लिया। 1 2 3 4 को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने से आएगा आपका dB is directly proportional to I dl sin theta अपॉन r स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है,
तो आइए देखते हैं वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट, इसको कहते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो ये क्या है आपका बायो-सेवर्ट्स लॉ का जो रिजल्ट था कि किसी पॉइंट P पे, ये जो पॉइंट P था, इस पॉइंट P पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो हम इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो हम लोगों ने एक कांस्टेंट लिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि म्यू नॉट है क्या। म्यू नॉट को हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट था आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक उसी तरीके से म्यू नॉट क्या है आपका परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जिस तरीके से एप्सिलॉन नॉट क्या था मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को शो करता था, ठीक उसी तरीके से हमारा जो म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट भी क्या करेगा मीडियम की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको शो करेगा। अगर हम म्यू नॉट के यूनिट की बात करें तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो म्यू नॉट को हम अपॉन 4 पाई को हम एक तरफ रखते हैं और राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपका डी बी आर स्क्वायर अपॉन आई डी एल साइन थीटा। यहां पे जो b है, इस b की यूनिट होती है आपकी टेस्ला, r होता है डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, अपॉन i की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी एम्पियर, और dl जो होता है डिस्टेंस, तो इसका हो जाएगा मीटर, और साइन थीटा क्या है आपका एंगल होता है, तो इसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है, इसमें 4 पाई तो एक कांस्टेंट हो गया। सो जो म्यू नॉट है इसकी यूनिट आ गई आपकी टेस्ला, यहां मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, या इसको हम टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया आपका म्यू नॉट की यूनिट। अब अगर हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के मैग्नीट्यूड की बात करें कि इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्लियर है। सो ये जो हमारा बायो-सेवर्ट्स लॉ था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लॉ के थ्रू हम लोग किसी भी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था उसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.